हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। आज करने जा रहा हूँ। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को की थी आत्महत्या। दूसरा, मेरी पत्नी मानसिक तनाव और दबाव दोनों का शिकार थे। निकिता सिंघानिया। अतुल सुभाष सुसाइड कांड के कारण हमें कैसे हरास किया गया है। नमस्कार मान्यवर, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले के बारे में जो हाल ही में हम सबके सामने आया है। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। तकरीबन 34 साल का हूँ। बेंगलोर में रहता हूँ। अतुल सुभाष भारतीय युवक थे और जब उनकी इस आत्महत्या के बारे में कई पहलुओं पर जांच की गई तो उसमें कई कारण निकलकर सामने आए। प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक की पत्नी निकिता सिंघानिया। अतुल सुभाष एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। वह एक सामान्य नागरिक है। वह अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। हालांकि उनके जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अतुल सुभाष के बारे में जितनी भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर बताया जा सकता है कि अतुल सुभाष मानसिक तनाव और दबाव दोनों का शिकार थे। अतुल की शादी 2019 में यूपी के जौनपुर से निकिता सिंघानिया के साथ हुई थी, जिनसे उनको 2 साल का बेटा भी था। 2 साल बाद निकिता सिंघानिया द्वारा अतुल पर अप्राकृतिक यौन शोषण और उत्पीड़न, जो कि दहेज से संदर्भ में था, सहित 9 केस दर्ज करवाए गए। अतुल का केस एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसके बारे में बात करें तो वो कई पहलुओं पर चर्चा करता है और देश के सामने ऐसे कई संज्ञान प्रस्तुत करता है जिन पर आज चर्चा करने की आवश्यकता है। अतुल एक काबिल एआई और डेटा साइंस से संबंधित बेहतरीन इंजीनियर था। उनकी टीम एवं उनके सोर्सेस से जानकारी के माध्यम से पता चलता है अतुल का व्यवहार बड़ा ही पारिवारिक और सांस्कृतिक रहा है। अतुल अपने फील्ड में बहुत ही मेहनती और प्रोफेशनल थे। वैसे तो उनके परिवार और दोस्तों से ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि अतुल सुभाष अपने पारिवारिक जीवन में बहुत ही तनाव से गुजर रहे थे। आज इस विषय पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिनों दिन भारत में आत्महत्या के रेशो बढ़ते जा रहे हैं। बेमन से शादी, घंटों माँ से बातचीत, ससुराल वालों की अनदेखियाँ, क्या कहती है पुलिस की थ्योरी, 90 मिनट का वीडियो। सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे 24 पन्नों का पत्र। विकास मोदी का कहना है कि बेंगलुरु पुलिस द्वारा जब्त अतुल के लैपटॉप और पत्रों में छेड़छाड़ की जा रही है। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? पुलिस के कब्जे में है लैपटॉप और दस्तावेज, फिर छेड़छाड़ कैसे? अतुल की मृत्यु के बाद अतुल के भाई विकास मोदी द्वारा 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मराठाहाली पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अतुल के लैपटॉप एवं उसके हस्तलिखित पत्रों को जब्त कर लिया। अतुल के भाई विकास मोदी का कहना है कि पुलिस द्वारा उन डॉक्यूमेंट्स को छेड़ा जा रहा है। देखा जाए तो ये एक साइबर क्राइम का मामला है। साथ ही पुलिस ने अतुल के भाई विकास मोदी को मैसेज किया जिसमें वे अतुल और अतुल की पत्नी की शादी की फोटोग्राफ्स और अतुल द्वारा लिखित कोई भी लेटर मांगते हैं जिससे वे अतुल के पत्र की लिखावटी चेक कर पाएँ। अतुल के भाई विकास मोदी द्वारा ये सामग्री मैसेज के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है। बेंगलुरु पुलिस से अतुल के पुत्र की बरामदी का आग्रह है। अतुल सुभाष मोदी के भाई विकास मोदी द्वारा सोमवार को बेंगलुरु पुलिस इंस्पेक्टर से बात की गई। उस बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर के द्वारा बताया जाता है कि अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, मां नेहा सिंघानिया एवं भाई
अनुराग सिंघानिया तीनों को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन अभी तक अतुल के पुत्र व्योम मोदी का कोई अता पता नहीं है। वो कहाँ है, किस स्थिति में, या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है अथवा नहीं। अतुल के पैसे से ससुराल वाले खरीदने वाले थे संपत्ति। अतुल सुभाष जो जीते जी न कर सके, मरने के बाद कर गए। यदि वे आज जिंदा होते तो उनके भीतर के प्रश्नों से हम सभी रूबरू भी नहीं हो पाते, और न ही उनकी पत्नी व ससुराल के लोगों की गिरफ्तारी संभव हो पाती। इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। अतुल ने अपने 24 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे करते हुए अपने भीतर दफन कुछ सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि इन अपराधी महिलाओं को झूठे मामले दर्ज कराने के लिए जेल क्यों नहीं जाना चाहिए। दहेज मांगने वाला व्यक्ति अपनी सास और साले के खातों में लगातार पैसे क्यों ट्रांसफ़र करता रहा। कोरोना जैसे हालात में भी वह अपनी सास के लिए अलग अलग दुकानों से सप्ताह भर में डॉक्टर की लिखी दवाई खोजबीन कर क्यों लाता रहा। अपने साले और सास के लालच को बर्दाश्त क्यों करना चाहिए आखिरकार। जब इतनी चीज़ें अतुल के द्वारा की गई है तो इसको ये कैसे कहा जा सकता है कि अतुल उनसे दहेज की डिमांड कर रहा है। हिंदू परंपरा और कानून का कौन सा हिस्सा एक आदमी को पत्नी के परिवार के लालच का पालन करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। उन्होंने ससुराल के लोगों पर उनके रुपयों में से 1 करोड़ की संपत्ति खरीदने की चाह रखने की बात लिखी है। अपने केस की चर्चा करते हुए लिखा है कि पत्नी ने उनके व स्वजन पर दहेज के 10 लाख रुपए नहीं देने पर शादी के तुरंत बाद में पिटाई का आरोप लगाया। सच यह है कि पत्नी केवल 2 ही दिन उसके पिता के घर रही। यह बात पत्नी ने स्वयं कबूल की है। मारपीट का कोई साक्ष्य नहीं मिला, अतुल ने लिखा है। उनके जैसा मजबूत कद काठी वाला आदमी अगर किसी को बुरी तरह पीटता तो उसकी हड्डियां टूट जाती, खून बहता। उसने इसकी कोई फोटो क्यों नहीं दिखाई, या कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं दिखाया जो इसका गवाह हो। इन सब का आपेक्ष अतुल ने अपनी पत्नी पर लगाया। अतुल के द्वारा कहा गया, हमने 10 लाख रुपए दहेज की मांग की। यह सबसे हास्यास्पद आरोप है। मेरी पत्नी ने दावा किया है कि जब वह घर छोड़कर गई थी तब नौकरी में मेरा 40 लाख का सालाना पैकेज था। पत्नी ने यह भी दावा किया कि बाद में 80 लाख हो गया। 40 या 80 लाख रुपए कमाने वाला कभी 10 लाख रुपए का दहेज मांग करेगा क्या, और अपनी पत्नी और बच्चों को क्यों छोड़ेगा। 2 साल के बच्चे को 40,000 रुपये का प्रति माह क्यों। अतुल ने लिखा है कि कानून का उद्देश्य बच्चे के लिए वास्तविक भरण पोषण प्रदान करना या पति से पत्नी को संपत्ति हस्तांतरित करना है। क्या महज 2 साल के बच्चे को 40,000 रुपये प्रति माह देना उचित है। क्या 2 साल का बच्चा इतना पैसा खा जाएगा। अतुल सुभाष की मौत के मामले में अब क्या हो रहा। पवन मोदी ने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं मानवाधिकार आयोग को ईमेल भेजकर अपने पोते व्योम मोदी की सुरक्षित उनके पास कस्टडी दिलाने का आग्रह किया। अतुल सुभाष की पत्नी से लगातार पूछताछ जारी है। वो पुलिस के सामने खुद को बचाने की कोशिश में लगी है। ईमेल में अतुल सुभाष सुसाइड कांड के कारण एवं उसके द्वारा मृत्यु पूर्व लिखित दस्तावेज की भी चर्चा की गई। अतुल सुभाष की मां अंजू मोदी की सेहत अपने जवान बेटे के गम में गिरती जा रही है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें आवश्यकता दवा दी जा रही है। सोमवार को बहुत अनुनय विनय के साथ पवन मोदी ने अपने हाथ से अंजू को थोड़ा सा आहार खिलाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राम सुमिरन सिंह पूसा रोड में पवन मोदी के आवास पर आकर शोक जताया एवं परिवार को सांत्वना देते हुए दुख की घड़ी में हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। अतुल सुभाष ने वैनी गंगापुर के गोल्डन पब्लिक स्कूल में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। सोमवार को विद्यालय के प्राचार्य राकेश वर्मा के नेतृत्व में अतुल के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गुरुग्राम में क्या करती है निकिता। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले की जानकारी रविवार को गुरुग्राम पुलिस से साझा की। बताया जाता है कि निकिता सिंघानिया एक्सचेंजर इंडिया कंपनी में बतौर सीनियर AI इंजीनियर कंसल्टेंट के पद पर नौकरी करती है।
यह कंपनी मुख्य रूप से आईटी कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी सर्विसेज और बिजनेस ऑपरेशन में विशेषज्ञता रखती है। एक्सचेंजर का भारत में मुख्यालय बेंगलुरु में है और गुरुग्राम के DLF साइबर सिटी में भी ऑफिस है। इसी ऑफिस में निकिता कई सालों से काम कर रही थी। निकिता यहाँ सेक्टर 57 स्थित ब्लॉसम PG में रहती थी। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को की थी आत्महत्या। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अपने घर में लगे पंखे से लटककर फंदा लगा लिया था। उन्होंने आत्महत्या के वक्त जो टी-शर्ट पहनी थी उस पर जस्टिस इज ड्यू लिखा था। इसमें पहले 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों की चिट्ठी में अतुल ने आत्महत्या के लिए पत्नी, ससुराल वालों और न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया था। शिव कुमार जी की पोस्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, जिसमें अतुल की पत्नी एवं ससुराल वालों को गिरफ्तारी की जानकारी वे दे रहे हैं। आज हमने बात की अतुल के आत्महत्या के केस के संदर्भ में। इसी संदर्भ में आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य, भारत में इसकी क्या स्थिति है और इसके क्या आंकड़े हैं, आज इस पर चर्चा करते हैं। आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे ने पिछले कुछ दशकों में समाज और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, खासकर भारत जैसे देश में जहां मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी भ्रामक धारणाएं और सामाजिक दबाव मौजूद है। यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यहाँ हम आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। आज आत्महत्या की स्थिति भारत में कैसी है, चलिए इस पर बात करते हैं। आत्महत्या से संबंधित राष्ट्रीय आंकड़े। भारत में आत्महत्या की दर चिंताजनक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत में लगभग 1,53,000 आत्महत्याएं हुई। यह आत्महत्या की दर में एक बड़ा इजाफा था। इस आंकड़े के अनुसार आत्महत्या करने वालों में युवाओं की संख्या ज़्यादा रही, खासकर 15 साल से 30 वर्ष की आयु वर्ग में। आत्महत्या के मामले में सबसे ज़्यादा प्रभावित आयु वर्ग 15 वर्ष से 29 वर्ष है। यह आयु वर्ग भारत में सबसे सक्रिय और अध्ययनशील है और मानसिक स्वास्थ्य की समस्या, अकादमिक दबाव, पारिवारिक समस्या और करियर के विकल्प उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। आत्महत्या के कारणों में 4 मुख्य कारण हैं: मानसिक बीमारियां, पारिवारिक समस्या, आर्थिक संकट और सामाजिक दबाव। चलिए अब बात करते हैं आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के संदर्भ में। इसमें 4 तरह से कार्य किए जा सकते हैं: साइकोलॉजिकली, अवेयरनेस के माध्यम से, सामाजिक समर्थन और ऑनलाइन हेल्प के माध्यम से। चलिए बात करते हैं साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक सहायता। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मनोवैज्ञानिकों की मदद लेना अति आवश्यक है। इसमें अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक बीमारियों का समय पर इलाज संभव होता है। सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। आत्महत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने वाले अभियानों का आयोजन किया जाना चाहिए। एक आयोजन किया भी जा रहा है जिसका नाम है सोमवार को चिंता नहीं, जीवन में मुस्कान लाओ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आम जनता को शिक्षित करना है। चलिए इसके तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, सामाजिक समर्थन। आत्महत्या की रोकथाम में समाज का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार और मित्रों को आत्महत्या के संकेतों को पहचानने में सक्षम बनाना और मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति का वातावरण तैयार करना आवश्यक है। जो आज के ज़माने के अनुसार मदद की जानी चाहिए वह है ऑनलाइन सहायता। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई हेल्पलाइन नंबर, जिसमें एक है 912227726771 और ऑनलाइन काउंसलिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। इन सेवाओं से लोग अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और सलाह प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने बात की आत्महत्या के मुख्य कारणों, आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के संदर्भ में।
चलिए अब वापस लौट चलते हैं अतुल सुभाष के केस पे। हमारी संवेदनाएं अतुल सुभाष के परिवार और दोस्तों के साथ है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जीवन के हर पहलू पर विचार करना जरूरी है और अगर हम किसी दबाव से गुजर रहे हैं तो हमें अकेला नहीं होना चाहिए। जस्टिस इज ड्यू। मिलते हैं अतुल सुभाष मोदी के केस स्टडी पार्ट 2 में। धन्यवाद। जुड़े रहिए द सम्राट शो के साथ। जय श्री राम। नमस्कार मान्यवर, आज हम हमारा पहला पॉडकास्ट 16 है। अभी आप हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा किसे देखते हैं? एक है मोदी जी, एक है राहुल गांधी, का है संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी।